अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं कात्यायनी चतुर्वेदी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। भेड़ों में फड़किया रोग की समस्या एवं इसका निदान। धान की फसल को क्षति पहुंचाने वाले कीट और रोगों का कैसे करें समेकित प्रबंधन भाग 1। हिमाचल के पहाड़ी में एक प्रगतिशील किसान ने लिया करेले का अच्छा उत्पादन। अपने राज्य में बहुत से किसान भेड़ पालन करते हैं, लेकिन भेड़ों को लाभकारी तभी बनाया जा सकता है जब इनकी देखरेख उचित तरीके से की जाए। परंतु ये भेड़ उचित देखरेख के अभाव में कई प्रकार की बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं और इस समय भेड़ों में फड़किया रोग मुख्य रूप से होता है, जिसका समय रहते निदान करना बेहद आवश्यक है। लेकिन यदि भेड़ पालकों द्वारा समय पर इलाज नहीं किया गया तो इनकी मृत्यु भी हो सकती है और भेड़ पालकों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो भेड़ पालक भाइयों, क्या है इस रोग के लक्षण, कारण और निदान? इस बारे में उचित सुझाव दे रहे हैं पशु वैज्ञानिक डॉक्टर एस के शर्मा। यह रोग विशेषकर भेड़ों में यह रोग क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस टाइप डी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है। इस रोग के जीवाणु वायवीय होते हैं और जब भी अनुकूल परिस्थितियां इन्हें उपलब्ध होती हैं ये पशुओं को रोग ग्रसित कर देते हैं अथवा पशुओं के अंदर रोग उत्पन्न कर देते हैं। इस रोग से ग्रसित होने पर अचानक एक साथ मृत्यु दर फ्लॉक के अंदर, झुंड के अंदर बढ़ जाती है, विशेषकर मेमनों के अंदर। और मेमने कई बार तो बिना कोई लक्षण दिखाए मृत अवस्था के अंदर पाए जाते हैं। तो बड़ा ही घातक रोग है और इस रोग को विशेषकर अगर इस रोग की प्रारंभिक अवस्था में पहचानना हो तो बड़ा ही मुश्किल होता है। भेड़ पालक भेड़ों में फड़किया रोग को कैसे पहचाने और क्या है इसके लक्षण, आइए जानते हैं। और इस रोग के प्रमुख लक्षणों के अंदर पशु को दस्त लगते हैं। हल्के जो दस्त है वो भी एक विशेष प्रकार के हरे रंग के दस्त पशु को हो सकते हैं। पशु को कन्वल्जन्स आते हैं, फिट्स आते हैं, दौरे पड़ते हैं पशु को। और पशु के पिछले पैरों में लकवा हो सकता है और इस प्रकार के लक्षण जो है वो पशुओं में देखने में आते हैं। इस फड़किया रोग के लक्षण दिखाई दें तो पशुपालक भाइयों को तुरंत ही जो है नज़दीकी पशु चिकित्सालय जाकर पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए और अपने पशुओं की जांच करवा लेनी चाहिए ताकि समय पर इस रोग से को नियंत्रित किया जा सके और स्वस्थ पशुओं को इस रोग से बचाया जा सके। भेड़ पालकों के भेड़ों में फड़किया रोग की समस्या आए ही नहीं, इसके बारे में जानकारी के लिए कौन कौन से बचाव या उपाय अपनाए जाएं, आइए जानते हैं। इस रोग से बचाव के लिए अधिक मात्रा में पशु को हरा चारा नहीं खिलाएं। अधिक मात्रा में प्रोटीन युक्त दाना जो है पशुओं को नहीं देना चाहिए। पशुओं को साफ सुथरा आवास उपलब्ध कराएं। पशु आवास में गंदगी नहीं रहे, स्वच्छ वातावरण, स्वच्छ आवास भेड़ों को उपलब्ध हो। नमी चूंकि इस समय पर आर्द्रता वातावरण के अंदर अधिक होती है, इसलिए यथासंभव पशु को खुले स्थानों पर खुले आवास में रखा जाए, परंतु बारिश से जो है पशु को बचाया जाना बहुत ही ज़्यादा
जरूरी है। रोगी के अंदर जो भी पशु आपको भेड़ रोगग्रस्त नजर आए उसे तुरंत ही स्वस्थ रेवड़ से जो है अलग कर दें, डॉक्टर साहब से जांच करवाएं। सभी पशुओं को, विशेषकर उन भेड़ों को जिनकी उम्र 2.5 से 3 माह से अधिक है, उन सभी पशुओं को फड़किया रोग के विरुद्ध, एंट्रोटॉक्सीमिया या ईटी रोग के विरुद्ध जो है आप टीकाकरण अवश्य ही करवा लें। हमारे प्रदेश में खरीफ मौसम में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उगाई जाने वाली फसलों में धान एक प्रमुख स्थान रखता है और ये हमारे किसान भाइयों की जीविका का एक मुख्य स्रोत है। परंतु देश की खाद्यान्न सुरक्षा की नाड़ी कही जाने वाली धान की फसल के कम उत्पादन के कारणों में कुछ हद तक इसमें लगने वाली कीट व्याधियां भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि हमारे किसान भाई इन कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न तरह के कीटनाशियों का प्रयोग करते हैं, जिससे पारिस्थितिकीय तंत्र तो गड़बड़ाता ही है, साथ ही इसका फसल से मिलने वाले उत्पादन पर भी बुरा असर पड़ता है, जिसका विपरीत प्रभाव मानव स्वास्थ्य पर देखने में आता है। इसलिए हम आपको इन समस्याओं से निजात दिलाने के लिए कार्यक्रम की क्रमबद्ध श्रृंखला में फसल को हानि पहुंचाने वाले कीट और रोगों के समेकित प्रबंधन के बारे में जानकारी लाए हैं। तो क्या है समेकित नाशी जीव प्रबंधन, देखिए आज के इस पहले अंश के माध्यम से। धान हमारे देश की मुख्य खाद्यान्न एवं खाद्य सुरक्षा में अहम भूमिका निभाने वाली फसल ही नहीं, बल्कि यहाँ के करोड़ों लोगों की जीवन रेखा एवं जीविका का मुख्य स्रोत है। जिसका क्षेत्रफल वर्तमान में देश की लगभग 43.8 मिलियन हेक्टेयर है तथा इसमें लगभग 20.2 मिलियन हेक्टेयर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा राजस्थान के अंतर्गत आता है। इतने अधिक क्षेत्रफल में की जाने वाली धान की फसल यहाँ के किसानों की जीविका का आधार है, परंतु आज भी इस क्षेत्र में खरीफ मौसम में हरियाली फैलाने वाली धान की फसल उगाने वाले अधिकतर किसानों को 2 समय के भोजन हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यूं कहें कि ये कृषक ऐसी विषम परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण फसल उगाने हेतु लागत खर्च पर कोई नियंत्रण न होना, बाजार में उत्पाद के मूल्य में उतार चढ़ाव एवं प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, सूखा, पाला तथा फसलों पर कीट व्याधियों एवं खरपतवारों का भयंकर प्रकोप है। ऐसे में किसान भाई काफी असमंजस की स्थिति में हैं तथा कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। धान की खेती में किए जाने वाले अनुसंधानों से खेती की नई तकनीकियां एवं नई किस्मों के आने के बावजूद भी कीट व्याधियों के प्रकोप में कोई कमी नहीं आई, जिसके कारण धान के उत्पादन को भारी क्षति हो रही है। देश की खाद्यान्न सुरक्षा की मुख्य नाड़ी धान की फसल के उत्पादन को गिराने वाले कई कारण हैं, जो कि झकझोर देने वाले हैं। परिणाम स्वरूप धान के कम उत्पादन एवं आय की कमी के कारण किसानों की कमर टूट रही है, जिसमें एक मुख्य कारण धान की फसल में लगने वाले हानिकारक कीट एवं रोग हैं। मुख्यतः कीट व्याधियों के कारण कटाई के पहले 25 से 30% तथा कटाई के बाद 10% उत्पादन की क्षति हो रही है। फलस्वरूप किसान भाइयों के हाथ में इसका वास्तविक उत्पादन नहीं मिल पा रहा है। ये हानिकारक कीट एवं रोग कृषि के लिए ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए भी एक अभिशाप है। आखिर यह परिस्थिति कैसे उत्पन्न हुई? फसलों को कीट व्याधियों से बचाने हेतु बिना सोचे समझे किसान आसानी से अंधाधुंध रासायनिक दवाओं का छिड़काव कर देते हैं, जो कि पर्यावरण स्वास्थ्य के लिए घातक परिस्थिति पैदा कर रही है।
किसानों के अनुभवों के परिणाम के आधार पर हम कह सकते हैं समेकित नाशी जीव प्रबंधन एक सबसे सुरक्षित, कारगर एवं अच्छा उपाय है। तो किसान भाइयों, समेकित नाशी जीव प्रबंधन के अंतर्गत जलवायु परिस्थिति के अनुसार फसल में लगने वाले कीट व्याधि को परीक्षण करके तथा लगने वाले कारणों का पता कर मानव संसाधन विकास के सभी मिले जुले प्रयास, जिससे हानिकारक कीटों की संख्या आर्थिक क्षति स्तर से नीचे बनाए रखने के लिए कम से कम रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग कर गुणवत्ता युक्त निर्धारित मापदंड अनुसार उपज की प्राप्ति कर सकें। इसमें अपनाई जाने वाली विधि को समेकित नाशी जीव प्रबंधन या IPM कहते हैं, क्योंकि कम लागत में कीट व्याधि प्रबंधन हेतु समेकित नाशी जीव प्रबंधन या कहे कि IPM ही एकमात्र तारक मंत्र है। समेकित नाशी जीव प्रबंधन विधि कीटों के नियंत्रण हेतु एक बार रासायनिक कीटनाशक का छिड़काव करने मात्र से ही कार्य पूर्ण नहीं हो जाता, बल्कि बीज बुवाई से लेकर उपज के विपणन तक प्रत्येक दिन तकनीकी ज्ञान के अनुसार प्राकृतिक विधियों को समाहित कर एवं वैज्ञानिक संस्तुतियों का अनुपालन कर इन कीटों एवं रोगों पर नियंत्रण करने वाला एक ब्रह्मास्त्र है, जो कि पर्यावरण मित्रवत एवं प्रदूषण रहित है। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द लौटेंगे। कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत स्वागत है। और चलिए अब बढ़ते हैं अपनी अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, सब्जी वर्गीय फसल के अंतर्गत करेले का अलग ही महत्व है। करेले का स्वाद भले ही कड़वा हो, लेकिन सेहत के लिहाज से ये बहुत फायदेमंद होता है। करेले में अन्य सब्जी या फल की तुलना में ज्यादा औषधीय गुण पाए जाते हैं और इसके इन्हीं सभी गुणों के कारण इसकी बाजार में मांग हमेशा बनी रहती है, जिसके कारण इसकी खेती करना किसानों के लिए फायदे का सौदा साबित होता है। और इसी के तहत आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कांगड़ा के किसान मंगल सैनी से, जो कई सालों से सब्जियों की खेती करते हैं और इस बार इन्होंने करेले की 1 एकड़ में खेती की है और इससे 70,000 रुपए का लाभ भी प्राप्त किया है। आइए जानते हैं उनकी सफलता का राज खुद उन्हीं से। हिमाचल, जो कि देवभूमि के रूप में जाना जाता है, यहाँ की खूबसूरत वादियों में देश व विदेश के तमाम लोग घूमने के लिए आते हैं। यहाँ की कांगड़ा चाय अपने अनोखे रंग और बेहतरीन स्वाद के लिए दुनिया भर में मशहूर है। किसान भाइयों, आज हम आपको हिमाचल के कांगड़ा जिले के गांव कोटवाला की सफर कराने वाले हैं। इस जिले की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से खेतीबाड़ी पर निर्भर है और सब्जियों के लिए अनुकूल मौसम के चलते यहाँ के किसान विभिन्न प्रकार की सब्जियों की खेती करते हैं। ऐसे ही एक किसान हैं मंगल सैनी, जिन्होंने अपने खेत में टमाटर एवं करेले की खेती की है और करेले की फसल से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। हेलो किसान साथियों, सबको मेरा नमस्कार। मैं मंगल सैनी कांगड़ा से बोल रहा हूँ, कोटकवाड़ा गांव से। कम से कम 20-25 साल से सब्जी उगा रहा हूँ। करेला वगैरह, भिंडी, फली, सभी सब्जियाँ, गोभी वगैरह लगाता हूँ। अभी मैंने करेला लगाया है, तो करेला कैसे लगता है, पहले इसको ना पनीर पौधे जमाने हैं पैकेटों में। एक बीज एक पैकेट में डाल देना है, खाद मिट्टी मिला के, तो बीज लगा देना है। बस बीज थोड़ा 15-20 दिन का हो जाए, उसके बाद खड्डे करने हैं। एक
पनीरी जैसे क्यारी बना लेनी है लंबी सी, जो आड़ जो बोलते हैं कांगड़ा में, जो आड़ी बोलते हैं, तो एक खड्डे बना लेने हैं। कम से कम एक आड़ में कम से कम 12-14 फुट की आड़ हो, तो उसमें कम से कम 6-7 पौधे लगाने हैं। कम से कम 1.5 मीटर 2 मीटर का फैसला रखना है। अपने खड्डों में जो खाद डालनी है ना, वो देसी खाद जैसे केंचुआ खाद है, 12 बत्ती है, वो खड्डे में डालनी है। उसके बाद ही पौधा लगाना है। पौधे लगाने के बाद कम से कम 15-20 दिन के बाद उसकी रोपाई करनी है। रोपाई करने के बाद कम से कम 1 महीने के बाद जब पौधा हो जाए तो उसको सहारा देना है किसी टहनी से या किसी चीज़ से। जब थोड़ा पौधा जैसे जैसे बढ़ जाए तो चारों तरफ आप खुंडे लगा लिए बांस के ना, बड़े बड़े खुंडे, तो उसको तारों से कस देना है, जैसे तल्लड़ बनाते हैं ना जाड़ा। उसके बाद रस्सी बोलनी है। जैसे जैसे बेल अपनी जाए ऊपर पहुंच जाएगी, उसके बाद उसको जाड़ा बना देना पूरा। कम से कम 1 फुट का गैप रहे बीच में, वो खाना जो होता है ना 1 फुट का रहे। तो इसको 1 फुट से कम नहीं रखना है। उसकी हवा भी लग जाए, जैसे जैसे फल लगेगा वो नीचे आ जाएगा अपने आप। तो उसका पूरा ध्यान रखना है। बेल का जो है ना हाथ से चलानी है आगे जितनी दूर जा सकती है। से कम जो उसके क्यारे की लंबाई रखनी है कम 2-2.5 मीटर की हो। ये खुंडा लगाया है, 2 मीटर की दूरी पे खुंडा लगाया हमने, तो 2 फुट की लंबाई है इसमें। जैसे पौधा लगाना तो 1.5 मीटर का अपना फैसला रखना है करेले के पौधे का जो है ना बीच में। जैसे ये लगाया, देखो एक पौधा ये है, दूसरा ये है, 1.5 मीटर की दूरी पे है। तो ऐसे लगाना है, ऐसे इसको बेल को ना ऊपर को चढ़ाना है। और ये देखो लोहे की तार लगी है, ये देखो लोहे की तार लगी है, बीच में प्लास्टिक की रस्सी लगी है। ये रस्सी का गैप रखना है अपने 1 फुट का हो, जैसे ये रखा है। 1 फुट से कम भी हो, कम से कम 5-6 इंच से कम नहीं रखना है इसको, 6 इंच से ऊपर ही हो। इसको चारों तरफ जो है खुंडे जो लगाए हैं हमने, इसको स्टे लगानी है। ये स्टे लगी है ना, ये देखो स्टे लगी है। ये नीचे खुंडी लगी है छोटी सी, इसको बांस के जैसे पोल को काटते हैं ना वैसे खींच के रखना है, जैसे ये ढह ना जाए। जब इसका फल लगता है ना तो ये ढह जाती है। जितना फल ज़्यादा लगेगा जितना ही उसको ढहने का खतरा होता है। तो जितनी आप टाइट करोगे उतना अच्छा रहेगा आपका। फसल 30 दिन की होने के बाद इन्होंने 12, 32, 16 खाद की 50 ग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से दी। इसको पानी जब लगाना ना, जब लगाने रोपाई करने के बाद 15-20 के दिन के बाद पानी लगाना पड़ता है गर्मियों में। अब बरसात का मौसम आ गया, अब इसको पानी लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बिल्कुल पानी नहीं लगाना इसको। अब किसी के हैंडपम्प का पानी हो तो वो लगा सकता है, बस कुल्लों का पानी नहीं लगाना इसको बरसात में। इसको बीमारी लग जाती है, पीला पत्ता पड़ जाए छोटे पौधे को, तो अपने M45 डालनी है, बेस्टीन डालनी है पहले। इसको बाद कीड़ानाशक कोई भी नहीं डालनी है। कीटनाशक जो है ये बाद में डालनी है, जब आपका फूल लग जाए तब। इससे पहले कोई नहीं डालनी है। दवाइयों का इस्तेमाल कम ही करें, ट्रैप का ज़्यादा करें। ऐसे वाला ट्रैप जो होता है ना, ये जो मक्खू होता है ना, एक डंग मारता है करेले को, डंग मारता है, करेला खराब कर देता है। आपने देखा ना पीले रंग का हो जाता है करेला। तो जो कीड़ा होता है वो ऐसे वाला होता है, छोटे वाला ना पीले रंग का। ये देखो बीच में फंसा होता है। इसको ऐसा ट्रैप लगाएं, सारा का सारा इसके बाद खुद ही चले आएगा। जो मक्खू होता है ना डंग मारने वाला, वो घिये में होता है, खीरे में होता है, करेले में होता है, वो सब इसमें फंस जाएगा। फल तोड़ना है तो दवाई नहीं छिड़कनी है। ये कोई मार्केट में जाएगी कोई खाएगा तो आपको पता कितना नुकसान हो जाएगा। तो हफ्ते के बाद ही दवाई जो छिड़कनी है। तो फल नहीं तोड़ना हफ्ता भर, 1 हफ्ते के बाद ही तोड़ना है। अब ये मेरी फसल जो है तैयार हो चुकी है। 3-4 दिन के बाद मैं तोड़ता हूँ इसको। कांगड़ा मंडी में जाती है, धर्मशाला में भेजता हूँ, पालमपुर में भेजता हूँ, नगरोटा में भी, जितनी मंडियाँ आसपास में हैं मार्केट के हिसाब से जाते हैं। तो 4 दिन के बाद तोड़ना पड़ती है इसको। तोड़ने का पूरा ध्यान रखना है, सफाई रखनी है। सड़ा हुआ फल हो वो उठा के बाहर फेंकना है, वो नज़दीक नहीं रखना है। बाकी पत्ते पुत्ते का भी पूरा ध्यान रखना है। जैसे पीला पत्ता है ये तोड़ कर फेंक देना है, इसको रखना नहीं है खेत में। जब सब्जी तोड़ते वक्त, तोड़ाई के वक्त पूरा ध्यान रखना है सब्जी का ना। जो पौधा हो, जैसे इससे छोटा पौधा नहीं तोड़ देना, छोटा फल जो है ना, फल जो तोड़ना है वो इतना हो। 4 दिन के बाद हमें तोड़ाई करने का नहीं है। आप 5 दिन में तोड़ोगे तो बड़ा बड़ा हो जाएगा, मार्केट में चलेगा नहीं, बिकेगा नहीं। तो आपने जो तोड़ना है सोच समझ कर तोड़ना है 4 दिन के बाद। ये जो मंडी में हम बेचते हैं इसको, तो 2 कनाल का एरिया है ये, 2 कनाल का 2-3-4 महीने फसल चलेगी। अब बरसात में ये ज़्यादा बारिश भी होगी तभी भी फल देगा। ये ऐसे है सब्जियाँ सभी बंद करे हो जाती हैं, खीरा खारा ख़त्म हो जाता है, घिया वगैरह। ये करेला है, भिंडी है, ये लगातार चलती है। जो बरसात के मौसम में भी लगती है। मंडी में हर रोज़ का रेट अलग होता है, कई बार ठीक भी रहता है, कई बार कम भी हो जाता है। तो ऐसा भी चौथे दिन में फसल तो तोड़नी है ना, रेट जाए जो मर्जी हो। कम इस भी अभी भी ये 15-20 के करीब बिक रहा है मंडी में।
अब जानते हैं इनके आय व्यय के बारे में। अभी तक मंगल सैनी को इस फसल से 6 टन करेले का उत्पादन प्राप्त हुआ, जिससे औसत बाजार मूल्य 15 रुपए प्रति किलो के हिसाब से कुल 90,000 रुपए की आय हुई और इस फसल से अच्छे उत्पादन की प्राप्ति हेतु कुल प्रबंधन खर्च 15,000 रुपए आया, जिसको कुल आय में से घटाने पर 75,000 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त हुई। तो आगे और भी कुछ रोचक जानकारियां हैं, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक जाते हैं, जल्द होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अपनी अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए कृषि से जुड़े हुए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में जरूर शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से कार्यक्रम में आज जो प्रश्न हमने शामिल किया है उसे पूछा है जिला करनाल से भैरव सिंह जी ने। यह मक्का की फसल में किए जाने वाले शस्य प्रबंधन कार्यों पर जानकारी चाहते हैं। तो भैरव सिंह जी आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का यह अंश। इस टाइम जो ये अभी मक्का चल रही है, अभी कुछ बिजाई होगी है, कुछ बिजाई चल रही है, तो इसको खरीफ मक्का बोलते हैं। खरीफ मक्का में हम सब कई तरह की मक्का लगा सकते हैं। बेबी कॉर्न भी लगा सकते हैं, दाने के लिए लगा सकते हैं, भुट्टे के लिए लगा सकते हैं या मीठी मक्का लगा सकते हैं। खरीफ मक्का है पकने के लिए 90 दिन में पक जाती है इस मौसम में, तो 30 दिन तक 1/3 जो हिस्सा होता है उसके जीवन काल का, तो उसको हमने खरपतवार से मुक्त करना होता है। तो 30 दिन तक कोई भी खरपतवार नहीं होना चाहिए, आपकी फसल बिल्कुल खरपतवार से मुक्त होनी चाहिए। तो इसमें इस फसल में या इस सीजन के अंदर बहुत तरह के खरपतवार आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो समस्या है ये संकरी पत्ती की है, चौड़ी पत्ती की है और भयंकर समस्या है तो वो मोथा घास की है, जिसको हम डिल्ला घास ही बोलते हैं, उसकी भयंकर समस्या है। देखिए संकरी पत्ती के लिए और चौड़ी पत्ती के लिए अगर आप बिजाई के टाइम स्प्रे करना चाहते हैं तो एट्राजिन दवाई है, वो 500 से लेकर 700 मिलीलीटर 1 एकड़ में आप उसका स्प्रे कर सकते हैं। वो बिजाई के तुरंत बाद आपने स्प्रे करना है 2 दिन के अंदर अंदर, और उस टाइम बिजाई के जब आप स्प्रे कर रहे हैं तो नमी पूरी होनी जरूरी है। तो ये आपके संकरी पत्ती चौड़ी पत्ती को ये उगने नहीं देंगे, बिल्कुल भी आपकी फसल खरपतवार से मुक्त रहेगी। अगर आप उस टाइम खरपतवार का स्प्रे, इसका खरपतवार नाशक का स्प्रे करना भूल गए तो आप इसको 20-25 दिन पे खोदी करिए और खोदी के बाद 500 मिलीलीटर दवाई ये एट्राजिन इसका आप खड़ी फसल में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं और ये आपका फसल को अगले 30-40 दिन तक आपको खरपतवार से मुक्त करेगी, कोई भी आपका नुकसान नहीं होगा। दूसरी दवाई, एक दवाई अभी भारत सरकार ने इसका अनुमोदन किया है और हरियाणा में भी अभी इसकी रिकमेंडेशन नहीं हुई है, हरियाणा में अभी इसकी तो काफ़ी स्टेटों में इसकी रिकमेंडेशन हो चुकी है। तो ये बहुत बढ़िया दवाई है, इसके बारे में ये लोडिस दवाई है, ये 115 मिलीलीटर दवाई डलती है 1 एकड़ के लिए और इसके साथ सर्फेक्टेंट डालना बहुत जरूरी है। अगर सर्फेक्टेंट नहीं डालोगे तो इसके बहुत कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो 400 मिलीलीटर इसके साथ सर्फेक्टेंट 1 एकड़ के लिए आपने स्प्रे करना है। इसके दवाई का स्प्रे करने का बेस्ट टाइम है जब आपके फसल 25 से 30 दिन की होगी है, तभी आपने इसका स्प्रे करना है। ये दवाई जितने भी आपके खरपतवार हैं आप सबका ये बिल्कुल सफ़ेद रंग कर देगी, ऊपर से क्लोरोफिल खत्म करके बिल्कुल सफ़ेद रंग कर देगी और ये 10 दिन के अंदर आपका खरपतवार को बिल्कुल ये खत्म कर देगी। तीसरी दवाई है हमारे पास एक सैंपरा दवाई है, 36 ग्राम 1 एकड़ के लिए डलेगी और ये केवल मोथा घास के लिए, जहाँ पर मोथा घास की बहुत समस्या है, खासकर जहाँ बारिश होती है, बारिश का इलाका है, जहाँ पर भी ये मक्की लगाई जाती है, मक्की के बहुत मुख्य खरपतवार है तो मोथा या डिल्ला जिसको हम बोलते हैं। तो इसके लिए 36 ग्राम दवाई है सैंपरा, इसका आपने स्प्रे करना है। इसका जो सही समय है स्प्रे करने का, जब मोथा घास की जो पत्ती है उसका वो जब 3 से लेकर 5 पत्ती उसमें आ जाए तब आपने इसका स्प्रे करना है और इसके लिए फ्लैट फैन नोजल यूज करनी है और उस टाइम आपकी
ज़मीन में नमी पूरी होनी चाहिए। और ये ऐसी दवाई है, केवल ये मोथा को ही नष्ट करेगी, किसी अन्य खरपतवार को ये बिल्कुल भी उसको टच भी नहीं करेगी। तो ऐसी स्थिति में आपने अगर कोई और खरपतवार है तो उनके लिए आपको अन्य जो शाकनाशी हैं, खरपतवारनाशी हैं, उनको आपने उनका स्प्रे करना पड़ेगा। किसानों के लिए मेरी यही सलाह है कि अब इस सीज़न में जब बार बार बारिश होती है तो आप खरपतवार को आप कसी से, कसोले से या ट्रैक्टर से आप ट्रैक्टर चला के आप खरपतवार को काबू करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर बार बारिश हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में जो भी हमने ये 3 केमिकल बताए हैं, वीडीसाइड बताए हैं, एट्राजिन है, लोडिस है और सेम्परा है, जैसे भी जिस खेत में जिस तरह के भी खरपतवार हैं, आप उसकी स्थिति पर निर्भर करते हुए आप तीनों में से आप कोई भी दवाई डालकर आप अपनी फसल को खरपतवार से मुक्त कर सकते हैं। पौध संरक्षण। खरीफ मक्का के प्रमुख रोग बीज गलन, मूल गलन, बिचड़े का झुलसा, तना गलन से बचाव के लिए बीज को उपचारित करना जरूरी है। डाउनी मिल्ड्यू एवं पत्र लांछन पर नियंत्रण हेतु डाइथेन M45 का 0.2% घोल बनाकर दवा का छिड़काव करना 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार करना उपयुक्त होता है। तना छेदक मक्का का प्रमुख हानिकारक कीड़ा है। इसकी रोकथाम के लिए क्लोरोपाइरिफास दवा 0.2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। जब पौधे से 8 से 10 पत्तियां निकल जाएं, तो दानेदार दवा जैसे कि फ्यूरोडॉन 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर 2 से 3 दाना प्रति पौधे के हिसाब से गाभे में डालें। इस प्रकार किसान भाइयों, यदि आप बताई गई विधि द्वारा मक्का खेती करते हैं तो आपको इसकी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। तो राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। दुधारू पशुओं की बरसात के मौसम में देखभाल एवं प्रबंधन। कीवी बाग की स्थापना करते समय तथा बाद में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क भी कर सकते हैं। तो हमारा पता नोट कर लीजिए। प्रोड्यूसर अन्नदाता ETV हरियाणा हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी हैदराबाद 501512 और हमारा ईमेल एड्रेस है annadaatahr.hp@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच में कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन इस वादे के साथ कि कल फिर होगी आपसे इसी समय मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।